हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिकल सीए। आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी मॉड्यूल देखेंगे। ये आपको लाइफ लॉन्ग काम लगने वाला है, इसलिए ये मॉड्यूल आप ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डैश रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग आवर रिसोर्सेज वेल। इनमें से किसको हम हमारा बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग यानी हमारा खर्चा, हमारे जो रिसोर्सेज स्रोत है उसको सही तरीके से मैनेज करने की प्रोसेस को कहेंगे। तो सबसे पहले है मनी मैनेजमेंट यानी कि वित्त संचालन, दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि तनाव संचालन, तीसरा है टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय संचालन, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे सब बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट की बात की गई है यानी कि निवेश की बात की गई है। तो ये मनी मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, मनी मैनेजमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन स्पेंडिंग मनी लास्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू। ऑप्शन ए वांट्स, आपकी इच्छाओं, ऑप्शन बी नीड्स, आपकी ज़रूरियात, ऑप्शन सी डिज़ायर्स, आपकी तीव्र इच्छाएं, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ज़रूरियात यानी कि ऑप्शन बी नीड्स यानी रोटी, कपड़ा और मकान, और जो भी हमारी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है वो सब नीड्स में आएगा। उसके बाद में है वांट्स, आपको कुछ मूवी देखने जाना हो, आप किसी ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो, ये सब आपकी वांट्स है। बाद में डिज़ायर्स, मतलब आप महंगी गाड़ी में घूमना चाहते हो, आप महंगी बाइक लेना चाहते हो, ये सब आपकी डिज़ायर्स होगी। तो यहाँ पे हमें किसको लास्ट प्रायोरिटी देना चाहिए? तो जो भी हमारी डिज़ायर्स है, जो भी हम लग्जरी जीवन में चाहते हैं, उसको हमें जीवन में लास्ट में प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर सी, डिज़ायर्स। तो सबसे पहले हमारी नीड्स प्रायोरिटाइज होनी चाहिए, उसके बाद वांट्स और उसके बाद डिज़ायर्स और लग्जरीज। क्वेश्चन 3, फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज़, ये हमको पता होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको डिविडेंड पता होगा तो डिविडेंड मतलब जो भी कंपनी प्रॉफिट करती है वो कुछ हिस्सा अपने पास रखती है और कुछ हिस्सा उसके शेयर होल्डर में डिवाइड करती है, वो एसीएच के द्वारा क्लियर होता है। एसीएच का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। उसके बाद में हम जब भी कहीं पे कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ सेल होता है, तो वो है ईएफटी पीओएस, यानी उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एट पॉइंट ऑफ सेल। तो हम जब भी पेमेंट करते हैं तो या तो कैश यानी नकद से करते हैं, चेक से करते हैं, या फिर डायरेक्ट डिपॉजिट कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं, या फिर मोबाइल वॉलेट से पेमेंट करते हैं। तो जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक में डिटेल्स कैसे भरनी है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हम डेट डालेंगे। ये जो चेक है आपको जब भी कैश में डिपॉजिट करना हो तो वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाद में सेकंड नंबर पे जिसको आप चेक देना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में आपको अमाउंट डालनी है वर्ड्स में थर्ड नंबर पे। यहाँ पे आप एक चीज़ इम्पोर्टेंट ध्यान में रखिए कि जब भी आप अमाउंट डालते हो, अमाउंट वर्ड्स में लिखते हो, तो यहाँ पे अगर आपको 10,000 रुपीज़ डालना हो तो आप यहाँ पे ऐसा लिखिए 10,000 ओनली। उसके बाद में 4 नंबर है, यहाँ पे आपको डिजिट में, नंबर्स में अमाउंट डालनी है। बाद में यहाँ पे अकाउंट नंबर 5 नंबर पे सही से डालना है। ज़्यादातर ये अकाउंट नंबर अब जो चेक की लिप्स आती है उसमें आता ही है। और 6 नंबर पे यहाँ पे आपको अपनी साइन करनी है। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आप यहाँ पे 2 लाइन करके आप अकाउंट पेई ऐसा लिख सकते हैं। अकाउंट पेई ऐसे 2 लाइन करके आप अकाउंट पेई लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपका
चेक जो है, जो आपने नाम लिखा है उसके ही अकाउंट में जमा होगा। चेक की लीफ के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये चीज़ लिख सकते हैं। इससे आपका चेक सिक्योर हो जाएगा और आपको जिसके अकाउंट में चेक देना होगा, जिसके नाम से आपने चेक दिया है, उसके ही अकाउंट में पैसे जमा होंगे। इसके बाद में जब फ्रेंड्स हमारी सैलरी जब आती है तो हमारी बेसिक सैलरी होती है, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज के हिसाब से हमको डियरनेस अलाउंस मिलता है और हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ये सब अलाउंस मिलने के बाद हमारी जो सैलरी बनती है उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में से आपका जो पीएफ है, प्रोविडेंट फंड, ये कटने के बाद और इनकम टैक्स कटने के बाद हमारी जो सैलरी, ये डिडक्शन होने के बाद हमारी जो सैलरी बचती है, यानी कि 35,500 यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें से डिडक्शन होगा 4,000, यानी 31,500। ये जो है इसको हम नेट सैलरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच्योरिटी ऑफ पीपीएफ इज डैश ईयर्स, यानी कि पीपीएफ का परिपक्वता समय कितने साल के बाद होता है। तो पीपीएफ जो है वो 15 साल के बाद मैच्योर होता है, उसकी अमाउंट उसके बाद हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15 ईयर्स। आरडी जो होता है वो रिकरिंग डिपॉजिट होता है, उसकी जो मैच्योरिटी है वो 6 महीने से लेके 10 साल तक आप कोई भी रख सकते हो। फिक्स डिपॉजिट जो है उसकी मैच्योरिटी आप 7 दिन से लेके 10 साल तक कोई भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये पीपीएफ, आरडी और एफडी ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें अगर आप अपने पैसे पार्क करोगे तो आपके पैसे जो है वो एक्टिव मनी की तरह काम करेंगे और वो कुछ ना कुछ सालाना आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे और उसमें वृद्धि होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ अकाउंट इज़ नॉट ओपन बाय बैंक, इनमें से बैंक में कौन सा अकाउंट ओपन नहीं होता। ऑप्शन ए सेविंग्स अकाउंट, ऑप्शन बी आरडी अकाउंट, ऑप्शन सी एफडी अकाउंट या ऑप्शन डी पीएलआई। तो सेविंग्स अकाउंट, आरडी और एफडी ये सब बैंक में ओपन होता है। पीएलआई जो है वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, वो हमें इंडियन पोस्ट में ओपन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी पीएलआई। एनपीसीआई स्टैंड्स फॉर, तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल पेमेंट्स कमिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी नेशनल पे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में पेमेंट्स के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो डिजिटल पेमेंट्स के लिए इंडिया में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डिजिटल पेमेंट्स के लिए हम एक इंटरफेस यूज़ करते हैं जिसका फुल फॉर्म, जिसका नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और भीम एप्लीकेशन के ज़रिए हम ये सब करते हैं। तो भीम का जो फुल फॉर्म है वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो यूपीआई में हम मोबाइल नंबर से या फिर वीपीए एड्रेस से, यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से हम पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज, बिजनेस की अपने क्लाइंट या कस्टमर को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जीडीपी, ऑप्शन बी है केवाईसी, ऑप्शन सी है एटीएम, ऑप्शन डी है एमएसपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, केवाईसी का फुल फॉर्म होगा नो योर कस्टमर, यानी आपके कस्टमर को पहचानिए जानिए। ऑप्शन सी है एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और ऑप्शन डी है एमएसपी। एमएसपी यानी एपीएमसी में जो होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम केवाईसी करते हैं, यानी कि नो योर कस्टमर। यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नो योर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज आर नॉट अ लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, इनमें से कौन सा मजदूर और उद्योग का नियम कानून नहीं है। तो सबसे पहले है वेज एक्ट, उसके बाद में है बी फैक्ट्री एक्ट 1948,
ऑप्शन सी वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923 या ऑप्शन डी ईएसआई एक्ट 1948। ईएसआई का फुल फॉर्म है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो वेज एक्ट ऐसा कोई कानून नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए वेज एक्ट। तो लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ गवर्नमेंट ने क्यों बनाए हुए हैं? इंडस्ट्री में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उसके हक, उसकी सेफ्टी, उसकी सुरक्षा बनी रहे, उसका वेलफेयर मेंटेन रहे, इसलिए ये सब कानून बनाए गए हुए हैं। तो सबसे पहले हम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में जान लेते हैं। ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो अप्रैल 1946 में पास हुआ था और ये 15 मार्च 1948 को लागू हुआ था। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत कोई भी वर्कर जो है उसको कंपनी में अगर 12 घंटे की शिफ्ट है तो उसमें उसके पास से 9 घंटे ही मैक्सिमम काम करवा सकते हैं। वीकली वो मैक्सिमम 48 आवर्स के हिसाब से काम करेगा। अगर वो 48 आवर्स से एक्सीड हो जाता है, यानी 48 आवर्स से उसका वर्किंग आवर बढ़ जाता है, तो उसको पर आवर के हिसाब से 2 गुना ओवर टाइम उसको देना रहेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत महीने के 7वें दिन तक में अगर 1000 से कम कर्मचारी हो तो, और अगर 1000 से ज़्यादा कर्मचारी हो तो 10वें दिन तक सैलरी मिल जानी चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट का एक एडवांस वर्जन यानी कि अपडेटेड एक्ट वो हम बोल सकते हैं कोड ऑन वेजेस 2019। उसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये सब मिला के कोड ऑन वेजेस ये बना हुआ है। ये 2019 में पास हुआ था। द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज़, तो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 14 ईयर्स, ऑप्शन सी 21 ईयर्स या ऑप्शन डी 15 ईयर्स। तो जो भी 0 से लेके 14 ईयर्स का होता है उसको हम चाइल्ड कहते हैं, 14 से 18 ईयर का होता है उसको हम तरुण या एडोलसेंट कहते हैं, 18 से ज़्यादा जो होता है उसको हम एडल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा। अगर आपको अप्रेंटिस में अगर ट्रेनिंग देनी है तो आपकी एज मिनिमम 14 ईयर्स होनी चाहिए। द स्टाइपेंड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप्स आर बेस्ड ऑन, अप्रेंटिसशिप की स्टाइपेंड यानी कि अप्रेंटिसशिप करने के बदले जो भी पैसे मिलते हैं वो इस पे आधार रखते हैं। ऑप्शन ए जेंडर यानी कि आप मेल या फीमेल हो, ऑप्शन बी कास्ट यानी कि आपकी जाति पे, ऑप्शन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी आप कितना पढ़े हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, या ऑप्शन डी रिलीजन। तो स्टाइपेंड जो होती है वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के हिसाब से होती है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो उस हिसाब से आपकी स्टाइपेंड रहेगी, अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो आपकी स्टाइपेंड उस हिसाब से रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। और स्टाइपेंड जो है वो मंथली बेसिस पे दिए जाते हैं। आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, और आर्टिकल 16 डिनोट करता है कि एम्प्लॉयमेंट में यानी कि जॉब प्लेस में कि मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो चाइल्ड हु हैज़ नॉट completed his dash year shall be required to work in any factory। कौन से चाइल्ड को हम जिसने अपने डैश साल कंप्लीट नहीं किए हुए हो उसको हम काम नहीं करवा सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 15 ईयर्स, ऑप्शन बी है 18 ईयर्स, ऑप्शन सी है 17 ईयर्स, ऑप्शन डी है 14 ईयर्स। तो चाइल्ड किसे कहते हैं हम जिसने 14 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हुए हैं? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 14 ईयर्स। तो 0 से 14 ईयर्स का जो होता है उसको हम चाइल्ड कहते हैं, 14 से 18 ईयर्स के बंदे को हम एडोलसेंट कहते हैं, और 18 ईयर्स से ज़्यादा उसको हम एडल्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम फैक्ट्री एक्ट 1948 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
तो सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट जो है वो 28 अगस्त 1948 को पास हुआ था और 1 अप्रैल 1949 से वो लागू हुआ था। उसके बाद में ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तो जहाँ पे 10 वर्कर काम करते हैं पावर के साथ, यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके जो भी कंपनी या इंडस्ट्री काम करती है वहाँ पे 10 से अगर ज़्यादा वर्कर हो तो वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू रहेगा, या फिर 20 वर्कर्स विदाउट पावर, तो ये फैक्ट्री एक्ट लागू रहेगा। जो भी वर्कर है वहाँ पे उसकी हेल्थ और उसकी सेफ्टी को ध्यान में रख के फैक्ट्री एक्ट बनाया गया हुआ है। तो अगर वहाँ पे 150 वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे हो तो वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स, लंच रूम और रेस्ट रूम वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में अगर फैक्ट्री में 250 वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे हो तो वहाँ पे कैंटीन होनी चाहिए। अगर 30 से ज़्यादा फीमेल वर्कर्स वहाँ पे काम कर रही हो तो क्रैचिस वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में अगर 500 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत आप पूरे साल में 30 छुट्टी आप ले सकते हो। फैक्ट्री एक्ट के तहत आपको एक वीक में 48 आवर्स काम करना है। 48 आवर्स से ज़्यादा आपसे काम नहीं लिया जा सकता है। एक दिन में आपके पास से मैक्सिमम 10.5 आवर्स काम करवाया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा और 48 आवर्स से ज़्यादा हो गया तो आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए। उसके बाद में आप 10.5 आवर्स अगर काम करते हो तो आपको एवरी 5 आवर्स के बाद आपको 30 मिनट्स की ब्रेक मिलनी चाहिए और एक हफ्ते में एक छुट्टी होनी चाहिए। और अगर आप छुट्टी के दिन काम करते हो तो आपको कंपेंसेशन लीव यानी कि सी ऑफ मिलनी चाहिए। फीमेल वर्कर जो है उनके लिए सुबह 6 बजे से रात को 7 बजे तक काम करवाया जा सकता है। और अगर फीमेल वर्कर को नाइट शिफ्ट में काम करवाना हो तो उनको उनके ट्रांसपोर्टेशन की जो भी जिम्मेदारी है उनको लाना और ले जाना फैक्ट्री की मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। 12th क्वेश्चन देखते हैं। एज पर फैक्ट्री एक्ट एनी फैक्ट्री वेर इन मोर देन डैश वर्कर्स आर एम्प्लॉयड अ कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितने वर्कर से ज़्यादा हो गए तो आपको कैंटीन प्रोवाइड करनी रहेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी, 250 वर्कर्स। 250 वर्कर्स से अगर ज़्यादा हो गए तो फैक्ट्री एक्ट के तहत आपको कैंटीन प्रोवाइड करना पड़ेगा। A worker should be given dash after the completion of 24 consecutive hours of work। अगर आप किसी वर्कर से कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स काम करवाते हो तो उसको एक दिन की छुट्टी आपको देनी रहेगी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, हॉलीडे, यानी कि आपको अगर आपने 24 आवर्स का कांस्टेंट काम किया है तो आपको एक छुट्टी मिलनी चाहिए। हु ऑल आर कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, यानी कि कौन कौन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के दायरे में आते हैं। ऑप्शन ए कैजुअल एम्प्लॉयज़, यानी कि जिसको आपने परमानेंटली रिक्रूट किया हुआ है। ऑप्शन बी टेम्पररी एम्प्लॉयज़। ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। टेम्पररी एम्प्लॉयज़ मतलब जो भी आप रोज़ पे लाते हो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, यानी कि जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, या ऑल ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबो आंसर आ जाएगा। जिसकी भी सैलरी 21,000 से नीचे है वो सब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत आ जाएंगे। तो अभी हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है 19 अप्रैल 1948 से लागू हुआ था। जिसकी भी सैलरी कंपनी में 21,000 से नीचे है उसको ये ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल होता है। ईएसआई एक्ट के तहत आपको 4% कंट्रीब्यूशन करना होगा, जिसमें से एम्प्लॉयर यानी कंपनी का मालिक जो है वो 3.25% कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉई जो भी कर्मचारी है उसके सैलरी में से 0.75% जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के लिए जाएगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मिलेगा अगर आपने 5 साल कंप्लीट किए हुए हैं तो आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। मेडिकल बेनिफिट के तहत आपको अगर आपको कोई बीमारी हुई है, सिकनेस है और आप कंपनी में नहीं जा सकते
तो इसके लिए आपको मिनिमम कंपनी में 6 महीने काम किया हुआ होना चाहिए या फिर 78 डेज़ काम किया हुआ होना चाहिए, तो आप 91 डेज़ की पेड लीव आपको मिल सकती है। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, अगर आपको कोई लंबी बीमारी है और अगर एटलीस्ट आपने 2 साल तक काम किया है या फिर 756 डेज तक काम किया है, तो 34 ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए आपको 2 साल तक का बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि उसमें जितना भी आपका खर्चा हुआ होगा वो आपको ईएसआई एक्ट के तहत मिल सकता है। मैटरनिटी बेनिफिट, अगर कोई महिला कर्मचारी ने 17 दिन तक 70 डेज तक अगर कंपनी में काम किया है तो वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल होगी और उसको 26 वीक्स की छुट्टी मिलेगी, पेड लीव मिलेगी। और जो भी डिपेंडेंट होता है, जो भी आश्रित होता है, जो वर्कर है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उसकी वाइफ या फिर अगर वाइफ कंपनी में काम कर रही है उसके हस्बैंड, तो कंपनी में काम करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो भी स्पाउस है उसको 50% ऑफ सैलरी उसके मिलेंगे। और अगर उसका स्पाउस नहीं है तो उनके बच्चों को 18 साल तक वो बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर हस्बैंड है वो अगर कंपनी में काम करते एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी जो वाइफ है वो दूसरी शादी नहीं करे तब तक उनके सैलरी के 50% उनको मिलते रहेंगे। उसके बाद में फैक्ट्री क्लोजर बेनिफिट, अगर फैक्ट्री या इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो आपको 12 मंथ्स तक यानी कि 1 साल तक कंपनी के मालिक को 50% ऑफ सैलरी आपको बेरोजगारी भत्ता देना तय होगा। 15 क्वेश्चंस, एम्प्लॉइज शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर द ईएसआई एक्ट इज। हमने देखा कि एम्प्लॉई यानी कि जो भी कर्मचारी है उसको कितना देना है, तो उसको 0.75% देना है। कंपनी का जो भी एम्प्लॉयर है, कंपनी का जो भी मालिक है उसको कितना देना को 3.25% देना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 0.75%। यहाँ पे 16 क्वेश्चन देखते हैं। द एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईपीएफ इज एंश्योर्ड थ्रू द डैश, यानी कि जिसने आपको जॉब दी हुई है उसका कंट्रीब्यूशन ईपीएफ के तहत कौन सुनिश्चित करता है। तो नियम और कानून बनाया गया हुआ है कि ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत ये सुनिश्चित होता है कि एम्प्लॉयर जो है उसको अपना योगदान ईपीएफ एम्प्लॉई के ईपीएफ अकाउंट में देना रहेगा। तो यहाँ पे आंसर जो है सबसे पहले है एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये सही लग रहा है। ऑप्शन बी है एम्प्लॉयर नहीं आता है। ऑप्शन सी है एम्प्लॉइज़ प्रोविजनल नहीं आता है। ऑप्शन डी एम्प्लॉयर नहीं आता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ईपीएफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 जो है जिसकी सैलरी 6500 से नीचे है उसके लिए ईपीएफ करवाना कंपलसरी है। और उसके अलावा जो भी एम्प्लॉइज़ है उनको करवाना हो तो करवा सकते हो, नहीं करवाना हो तो नहीं करवा सकते हैं, उनके ऊपर है। यहाँ पे ईपीएफ जो है इसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई द्वारा 12% होता है उसकी सैलरी में से, और 12% उतनी सेम अमाउंट एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी का मालिक या इंडस्ट्री का मालिक एम्प्लॉई यानी कि कर्मचारी के अकाउंट में जमा करते हैं। 12% एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी का मालिक जो भी जमा करते हैं उसमें से 3.67% जो है वो पीएफ में जाते हैं और 8.33% जो है वो ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाते हैं। अगर कोई कर्मचारी चाहे तो वो 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर जो है वो 12% ही कंट्रीब्यूशन करेगा। उसके बाद में अगर बेनिफिट्स की बात करें तो जो भी ईपीएफ का बेनिफिशियरी है वो ये अकाउंट में से उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए, बच्चे की शादी के लिए, और उसको अपना घर बनाना हो उसके लिए, या फिर उसको कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो उसके लिए वो अपने जो भी सर्विस का टाइम है उस दौरान वो 3 बार यहाँ ईपीएफ से यानी कि पीएफ से वो 50% तक की अमाउंट यहाँ से विड्रॉ कर सकता है। तो इसके लिए उसको 7 साल कंप्लीट किए होने चाहिए। अगर कोई मेडिकल रीज़न है तो ये 7 साल की कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, वो ईपीएफ चालू होने के बाद तुरंत भी ईपीएफ से अपने सैलरी के
6 टाइम्स मनी वहाँ से विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद में अगर उसको घर बनवाना हो तो उसने 5 साल कंप्लीट किए होने चाहिए। 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही वो अपने पीएफ से पैसे विड्रॉ कर सकता है और वो अपनी सैलरी के 36 टाइम्स ऑफ बेसिक सैलरी वहाँ से विड्रॉ कर सकता है। और अगर कोई कर्मचारी को कुछ प्रॉपर्टी लेनी हो और वो कुछ मनी विड्रॉ करना चाहता हो तो उसके लिए 7 साल कंप्लीट होने चाहिए। 7 साल अपना कंट्रीब्यूशन देने के बाद वो 24 टाइम्स मनी अपने बेसिक सैलरी के यहाँ से विड्रॉ कर सकता है। ईपीएफ में से जो भी कर्मचारी है वो 54 जब एज क्रॉस करता है और 55 उसके कंप्लीट नहीं हुए हैं तब तक वो 90% जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकता है। और अगर उसके 55 साल कंप्लीट हो जाते हैं पूरा अमाउंट वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। अपनी जमा पूंजी का 100% वहाँ से विड्रॉ कर सकता है। ईपीएफ जो हो उसमें इंटरेस्ट रेट अच्छा होता है 8.5%, इसलिए अगर एम्प्लॉई चाहे तो अपने 12% से ज़्यादा भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर इन ईपीएफ इज कंट्रीब्यूटेड टू पेंशन फंड। एम्प्लॉयर जो भी ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन देता है उसमें से कितने परसेंट अमाउंट पेंशन फंड में योगदान होता है। तो पेंशन फंड में 8.33% योगदान होता है, ये हमने देखा। जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसमें से 3.67% जो है वो पीएफ में जाते हैं और 8.33% जो है वो उसके पेंशन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8.33। और फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो भी ये छोटे बिजनेस होते हैं यानी कि बीड़ी, गोंद की फैक्ट्री, जो भी छोटे बिजनेस होते हैं वहाँ पे 10% पीएफ जो है वो एम्प्लॉई की सैलरी से काटा जाता है और उतना सेम अमाउंट एम्प्लॉयर को देना तय होता है। और एम्प्लॉयर जो देता है वो 10% में से 8.33% पेंशन के लिए, ये अमाउंट फिक्स है, 8.33% पेंशन के लिए वो देता है। और यहाँ पे क्या होता है, 10 में से 8.33% पेंशन में से चला जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ 1.67%। तो 1.67% जो है वो पीएफ में चले जाएंगे। तो यहाँ पे पेंशन के लिए 8.33 फिक्स। उसके बाद में है एक्सपांशन ऑफ POSH पॉस इज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रिवेंशन ऑफ सोशल हैरेसमेंट, ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऑप्शन सी प्रोविज़न ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर ऑप्शन डी प्रोविज़न ऑफ सोशल हैरेसमेंट। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो जो भी फीमेल वर्कर्स कंपनी में या इंडस्ट्री में जॉब कर रही है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, जो भी अगर कोई बंदा सेक्सुअली टिंटेड बिहेवियर कर रहा हो, कोई गंदी, भद्दी, वल्गर या अननेसेसरी कमेंट कर रहा हो या बैड टच किसी को कर रहे हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक एक्ट बनाया गया हुआ है, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये जो एक्ट है वो 2013 में पास हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं, इन अटेनिंग इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी डैश हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट। अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता रहे इसलिए इसमें से किसने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया हुआ है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आंसर सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आंसर आ जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। इसका फॉर्मेशन 1946 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये लेबर इश्यूज़ को सॉल्व करती है और लेबर जो भी कर्मचारी कंपनी में, इंडस्ट्री में काम करते हैं उसके लिए सुरक्षा, सेफ्टी और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को ये एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एन एडल्ट वर्कर विथ इंक्लूसिव ऑफ हिज इंटरवल फॉर रेस्ट शैल नॉट स्प्रेड ओवर मोर देन डैश आवर्स इन एनी डे।
हमने फैक्ट्री एक्ट 1948 में देखा कि आपका जो भी काम करने का समय जो है 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एडल्ट वर्कर जो भी है उसका इंटरवल के साथ, रेस्ट इंटरवल के साथ जो भी काम करने का टाइम स्पान है वो डैश आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 10.5। और वर्किंग आवर फॉर वीक जो है वो 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फॉर मेडिकल रीजंस अ पर्सन कैन विड्रॉ डैश टाइम्स मनी ऑफ हिज बेसिक सैलरी आफ्टर डैश ईयर्स फ्रॉम पीएफ। तो ईपीएफ में हमने देखा कि जो भी एम्प्लॉई होता है पीएफ में जो पूंजी उसने जमा की है उसमें से वो मेडिकल रीजंस के लिए उसको कोई टाइम लिमिट नहीं है और वो अपने बेसिक सैलरी से 6 गुना पैसा वहाँ से वो निकाल सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि 36 टाइम्स मनी जो है वो घर बनाने के लिए वो ले सकता है। ऑप्शन बी 7 गुने, ऐसा कोई नहीं आता। ऑप्शन सी 6 गुने, तो ये सही है, लेकिन 7 साल की टाइम लिमिट नहीं है इसमें, मेडिकल रीजंस के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो 21 में आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 6 टाइम्स मनी वो निकाल सकता है अपनी बेसिक सैलरी के, और ईयर्स यानी कि टाइम लिमिट यहाँ पे कोई नहीं है, मेडिकल रीजंस के लिए वो कभी भी पैसे निकाल सकता है। अकॉर्डिंग टू आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन डैश डेज। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सरकार को जो भी माहिती मांगी गई है उसको डैश डेज में प्रोवाइड करना चाहिए। सबसे पहले आरटीआई मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर सी 30, ऑप्शन सी 30 डेज। एवरी फीमेल एम्प्लॉई इज एंटाइटल्ड टू डैश वीक लीव्स एज पेड मैटरनिटी लीव्स। तो हमने देखा कि फीमेल वर्कर के लिए 26 वीक्स का मैटरनिटी लीव्स अवेलेबल करवाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 26 वीक्स। हाउ मेनी टाइम द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस इज डिक्लेयर्ड बाय लेबर कमिश्नर। लेबर कमिश्नर के द्वारा एक साल में कितनी बार लिविंग अलाउंस यानी रहने के लिए भत्ता दिया जाता है। तो यहाँ पे रहने के लिए जो भी भत्ता है वो 2 बार दिया जाता है। ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी 2 बार है, ऑप्शन डी 3 बार। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्प्लॉई कंपेंसेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू मेंबर्स ऑफ डैश ऑफ द यूनियन ऑफ दोज वर्कर्स हु आर इंश्योर्ड अंडर द डैश। तो कंपेंसेशन एक्ट जो है वो राष्ट्र के कौन से मेंबर्स को लागू नहीं होता है जो कि ईएसआई एक्ट के अंतर्गत आते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ हमको याद रखनी है कि जो भी ईएसआई एक्ट का बेनिफिट लेते हैं वो कंपेंसेशन एक्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते, और कंपेंसेशन एक्ट का जो भी बेनिफिट लेते हैं वो ईएसआई एक्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन जो भी हमारी आर्म फोर्सेस है वो कंपेंसेशन एक्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ याद रखना है आपको, आर्म फोर्सेस का जो भी एम्प्लॉई है ईएसआई के अंतर्गत इंश्योर्ड है वो यहाँ पे कंपेंसेशन एक्ट उसको अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर सी आर्म फोर्सेस और ईएसआई। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हमने 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे। इसके साथ में हमने बहुत सारे फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी चैप्टर के जो भी पॉइंट्स है उसको कवर करने का ट्राई किया है। आशा करते हैं कि ये आपके जीवन में बहुत काम आएंगे और आपकी एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत काम आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट आवर एफर्ट्स। थैंक यू।